अमेंडमेंट टीडीएस, ये है सेक्शन 51. Who is liable to deduct TDS? Government or government agencies. Who is liable to deduct TDS? Government or government agencies. They are liable to deduct TDS. TDS क्या रेट से डिडक्ट होगा? रेट ऑफ TDS. Rate of TDS would be 1% CGST, 1% SGST और 2% IGST. अगर IGST घटेगा तो 2% TDS काटा जाएगा. ठीक है, कब काटा जाएगा? When. अगला बात है when TDS is to be deducted, when the contract value, when the value of supply under contract is greater 2.5 lakh. When the value of supply under contract is greater 2.5 lakh, तो ऐसे केस में TDS काटती है गवर्नमेंट. ठीक है, मान लीजिए आपने गवर्नमेंट को सप्लाई की. अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग. एग्जांपल, अपने मटेरियल जो सप्लाई किया गवर्नमेंट को वो था 2,20,000 प्लस इस पे आपने लगाया था IGST 2,20,000 का 18%, 39,600. ये हो गया 2,59,600. ठीक है, TDS डिडक्टेबल और नॉट? बताइए, whether TDS is deductible or not? No, TDS is not deductible. Not deductible. क्यों नहीं डिडक्टेबल है? वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर कॉन्ट्रैक्ट 2.5 लाख रुपए की होनी चाहिए. वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है? वैल्यू ऑफ सप्लाई वो अमाउंट होता है जिसपे GST लगता है. आपने ये चैप्टर भी पढ़ा हुआ है, वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 2.5 लाख. ये कम है, TDS नहीं डिडक्ट होगा. ठीक है, अब दूसरी बात हम लोग करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है 3 लाख प्लस GST. ठीक है, आपने 50% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है, तो आपने इनवॉइस भी 50% की रेस कर दी. कि कैसे रेस की? 1,50,000 प्लस इस पे 18% GST आपने लगाया. भाई आधा काम किया, आधे रुपए की बिल बना के गवर्नमेंट को दे दिया आपने, 27,000 रुपया. ये हो गया 1,77,000 रुपया. TDS डिडक्टेबल है कि नहीं है? डिडक्टेबल और नॉट?
कम ऑन एवरीवन, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात पूछ नहीं ली मैंने और आप सभी आंसर कर सकते हैं इसको और बहुत कंफर्टेबली आंसर कर सकते हैं. इट्स नॉट एन डिफिकल्ट क्वेश्चन. Yes, TDS is deductible. ठीक है. Now tell me the amount of TDS. TDS कितना रहेगा? TDS 2% रहेगा 1,50,000 रुपए का ही. ठीक है ना. कितना हो गया? 3,000 रुपया. ये TDS किस फॉर्म में कटेगा? IGST के फॉर्म में कटेगा. बिल पे IGST लगा है तो IGST कटेगा. अगर बिल पे CGST IGST लगा होता तो CGST IGST कटता. ठीक है. आई होप ये पॉइंट क्लियर है और अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न इन अमेंडमेंट इज TCS. हु विल डिडक्ट TCS? हु इज डिडक्टर ओवर हियर? डिडक्टर होता है यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर. ई कॉमर्स ऑपरेटर. ई कॉमर्स ऑपरेटर शॉर्ट में हम बोलेंगे इसे ECO. कौन होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर? ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो कोई ऐप हो, जहां पर रेसिपेंट भी आता है और सप्लायर भी आता है. रेसिपेंट इस प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर डालता है और ये प्लेटफॉर्म इस सप्लायर को ऑर्डर ट्रांसफर कर देता है. ठीक है. फिर ये सप्लायर इस रेसिपेंट को गुड्स की डिलीवरी करा देता है, ईदर विद द हेल्प ऑफ प्लेटफॉर्म और ऑन हिज ओन. ध्यान से सुनिएगा. ये गुड्स की डिलीवरी करता है रेसिपेंट को. कैसे, कौन करता है? ईदर सप्लायर और प्लेटफॉर्म कोई भी डिलीवरी को करा देता है. एक बात बताइए, फ्लिपकार्ट पे जब आप ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी कौन कराता है? मालूम है आपको? फ्लिपकार्ट ही कराता है. जबकि अमेजॉन पे अगर आप ऑर्डर करते हो, कितने लोगों को ये मालूम है कि अगर आप अमेजॉन पे ऑर्डर करते हो तो कुछ ऑर्डर अमेजॉन फुलफिल कराता है, कुछ सप्लायर खुद भेजता है. मतलब सप्लायर खुद ही कोरियर कराता है. ऐसा भी होता है. लेकिन फ्लिपकार्ट में ये मॉडल नहीं है. फ्लिपकार्ट में तो यही मॉडल चल रहा है कि फ्लिपकार्ट ही आपकी डिलीवरी कराएगा माल की. राइट. तो चाहे सप्लायर करा रहा हो चाहे प्लेटफॉर्म करा रहा हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. फिर उसके बाद ये रेसिपेंट पैसा किसको दे रहा हो, पेमेंट किसको कर रहा हो? इधर ये पेमेंट प्लेटफॉर्म को कर रहा हो. आप लोग को प्लेटफॉर्म को ही पेमेंट करने की आदत है. ठीक है. चाहे अमेजॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, आप पेमेंट किसको करते हो? प्लेटफॉर्म को. लेकिन आप पेमेंट प्लेटफॉर्म को कर रहे हो चाहे सप्लायर को कर रहे हो, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता. जब किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो सर किस बात से फर्क पड़ेगा? क्या चीज है जो इसको ECO कहेगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट, द 4 इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये सप्लायर इस रेसिपेंट को इनवॉइस देगा. अगर ऐसा होता है तो ये प्लेटफॉर्म और वेबसाइट अब क्या कहलाएगी? ECO. अगर ये सप्लायर इनवॉइस ना देके ये प्लेटफॉर्म ही इनवॉइस भी दे देता रेसिपेंट को, तो पता है फिर ये प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? ये एक सप्लायर कहलाता है GST की डेफिनेशन में. फिर वो ECO नहीं कहलाता. क्या सारे बच्चे को ये बात समझ में आई कि वो प्लेटफॉर्म जो कि इनवॉइस रेज नहीं करेगा कस्टमर को, सप्लायर रेज करेगा इनवॉइस कस्टमर को, तब जाके वो प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? ECO कहलाता है. वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो. नहीं तो वो सप्लायर बन जाएगा.
ठीक है ये बात? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, सपोज अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेट, ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको इनवॉइस कर रहा होता, तो एग्जैक्टली इस केस में क्या होता मालूम है? ये सप्लायर इनवॉइस किसको कर रहा होता? फिर प्लेटफॉर्म को कर रहा होता, और फिर प्लेटफॉर्म इनवॉइस कर रहा होता रेसिपेंट को। ठीक है, you must be knowing the way I have a website studyathome.org। ठीक है, अगर इस वेबसाइट पे आके कोई भी किसी भी कोर्स को खरीदता है तो इनवॉइस कौन करता है? उसे वेबसाइट करती है, स्टडी एट होम। ठीक है, अगर वो XYZ किसी भी टीचर का है तो वो टीचर किसको इनवॉइस करता है? स्टडी एट होम को। तो पता है इस केस में स्टडी एट होम क्या एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है? नहीं। तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जितनी वेबसाइट और ऐप होती है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होती, वो हो सकता है सप्लायर होती हो। जितने लोग जो भी माल वो बेच रही है वो हो सकता है कुछ खरीद के बेच रही हो। तो जो वेबसाइट खरीद के माल बेचती है क्या वो ईसीओ होती है? जल्दी बताइए, जो माल खरीद के बेचती है क्या वो ईसीओ होती है? नहीं। जो माल बेचती ही नहीं है, जहां पे सप्लायर जो अटैच है उस ईसीओ से वो माल बेचता है ना, तब जाके वो क्या कहलाती है? ईसीओ। ठीक है, तो टीसीएस कौन डिडक्ट कर रहा है? ईसीओ डिडक्ट कर रहा है। कितना डिडक्ट कर रहा है? हाउ मच इज द टीसीएस डिडक्टेड? तो ये 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी कटेगा तो 1%। अब ये किस पे डिपेंडेंट है कि आईजीएसटी कटेगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी कटेगा? बताऊं आपको, चलिए देखिए। मान लीजिए ये ईसीओ जो है वो रजिस्टर्ड है दिल्ली में। ठीक है, सप्लायर जो रजिस्टर्ड है वो है यूपी में, और रेसिपेंट जो है वो है बिहार में। जल्दी बताइए, इनवॉइस कौन रेस करता है? इनवॉइस सप्लायर रेस करेगा रेसिपेंट को। अगर सप्लायर यूपी वाला बिहार वाले रेसिपेंट को इनवॉइस रेस करेगा, ठीक है, और ईसीओ कौन है? ईसीओ के थ्रू ऑर्डर आया है, ईसीओ दिल्ली का है। अगर सप्लायर यूपी का है, रेसिपेंट बिहार का है, तो वो इनवॉइस में क्या लगाएगा? आईजीएसटी। तो ईसीओ पता है क्या काटेगा टीसीएस में? ईसीओ विल डिडक्ट आईजीएसटी। ये इसका टीसीएस जो होगा वो आईजीएसटी होगा, आईजीएसटी काटेगा 1%। ठीक है, कहां से काटेगा? जो पेमेंट रेसिपेंट ईसीओ को देगा ना उसमें से काटेगा। ठीक है, जब सप्लायर को पेमेंट करेगा। अब आइए, मैंने आपको एक यहां पे बात बताई थी। हमने कहा था कि ये ईसीओ कब कहलाता है? जब इनवॉइस सप्लायर कर रहा हो, पेमेंट इसको मिल रही हो, चाहे पेमेंट सप्लायर को डायरेक्ट मिल रही हो। लेकिन अब अगली बात आपको समझिए, ईसीओ तो ये दोनों ही केस में कहलाएगा, लेकिन इस ईसीओ को टीसीएस कब काटना है? टीसीएस तभी काटना है जब पेमेंट ये पा रहा है। ठीक है, इस वाले केस में टीसीएस अप्लाई होगा, और इस वाले केस में टीसीएस नॉट अप्लाई होगा। क्यों नहीं अप्लाई हो पाएगा? क्योंकि अगर पेमेंट डायरेक्ट सप्लायर को पहुंच गया है तो ईसीओ काट कहां से पाएगा? समझे आप लोग? बट इन बोथ द केसेस दिस प्लेटफॉर्म विल बी कॉल्ड ईसीओ। वो दोनों ही केस में कहलाएगा तो ईसीओ है ही, क्योंकि कहलाता ईसीओ कौन से ग्राउंड पे है? कि इनवॉइस किसने किया। इनवॉइस अगर सप्लायर ने किया तो वो ईसीओ कहलाएगा। अब बात आती है ईसीओ को टीसीएस काटना होता है, कब काटना होता है? वो तब काटना होता है जब ईसीओ खुद पेमेंट ले रहा होता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस? ऐसे करके बनाने से मुझे समझ में नहीं आएगा कौन बना रहा है ना। एक्चुअली मुझे बस पता चलता है हाँ किसी ने ऐसे किया, ये सोचने वाला, राइट, बट आई डू नॉट गेट टू नो कि किसको परेशानी है। अंडरस्टूड ऑल? तो टीसीएस, अब हम लोग एग्जांपल ले रहे थे ना, हाँ, अब यहां पे टीसीएस जो कटेगा वो आईजीएसटी का कटेगा।
एग्जाम्पल से बताऊं इसको, मान लीजिए सप्लायर ने रेसिपेंट को इनवॉइस किया 100 प्लस 18 रुपए जीएसटी मिला के 118 रुपया का, ठीक है। रेसिपेंट ने ईसीओ को पेमेंट किया कितना, यही 118 रुपया। अब ईसीओ जब पेमेंट करता है सप्लायर को तो कैसे पेमेंट करता है, ये मैं सिखाता हूं इसकी पेमेंट। ये 118 रुपया में से पहले तो काट लेगा अपना कमीशन, मान लीजिए 10 रुपए इसका कमीशन है तो 10 रुपए कमीशन काटेगा। फिर इसमें से ये क्या काटेगा, टीसीएस काटेगा, वो 1% 100 रुपए का काटेगा, ठीक है, 1% 100 रुपए का, तो 11 रुपए हो गया, तो ये 107 रुपए की पेमेंट इसको कर देगा। ये कमीशन तो अपना काटेगा ही, वो जीएसटी के लॉ में थोड़ी ना लिखा रहेगा, वो तो भाई बिजनेस वाली बात है ना। जीएसटी में ये बताया हुआ है कि ईसीओ टीसीएस काट के पेमेंट करेगा। और ये 1 रुपया जब ईसीओ काटेगा तो सप्लायर का जमा कर देगा इन द नेम ऑफ आईजीएसटी। तो पता है सप्लायर के कहां पे ये 1 रुपया दिखाई देगा, सप्लायर के कैश लेजर में ये दिखाई देगा, आईजीएसटी के कैश लेजर में आईजीएसटी के अंदर 1 रुपया दिखाई देगा। ठीक है, ये अच्छा चलिए अब हमको यहां ये बताइए, ईसीओ मान लीजिए दिल्ली का है और सप्लायर जो है वो यूपी का है, रेसिपिएंट भी यूपी का है, ठीक है। सप्लायर ने रेसिपिएंट को इनवॉइस किया, सप्लायर ने रेसिपिएंट को ये इनवॉइस किया, इस पे क्या लगाया होगा, सीजीएसटी एजीएसटी। तो ईसीओ जब इस सप्लायर का टीसीएस काटेगा तो वो टीसीएस क्या होगा, वो टीसीएस होगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ये काटेगा। बस आप समझ गए, बहुत सिंपल सा फंडा। सप्लायर ने जो अपने बिल पे टैक्स लगाया ना वो काटता है। अब ये मत सोचिएगा कि ये तो दिल्ली का है, ये यूपी का है, इंटर स्टेट वाला हो रहा है। अरे इनका रिलेशन से मतलब ही नहीं है कि ईसीओ और सप्लायर का क्या रिलेशन है। What you have to check is this invoice, ठीक है। तो since it is invoice contains CGST AGST, therefore ECO has to deduct CGST and HGST। कितना काटेगा, आधा %। कौन से अमाउंट पे कटता है, प्री टैक्स वाले अमाउंट पे। अगर बिल 100 प्लस 18 118 के तो 118 पे नहीं कटता आधा %, 100 रुपया पे कटना है आधा %। I hope this is also perfect with you. चलिए एक एग्जांपल दे देता हूं, आप आंसर कर दीजिए इसे। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीसीएस डिडक्टेबल। ईसीओ मुंबई का है, सप्लायर दिल्ली का है, रेसिपिएंट भी दिल्ली का है।
इनवॉइस है 1000 प्लस 180 इक्वल टू 1180। Calculate the amount of TCS deducted by ECO। तो अब बताइएगा कि कौन सा TCS कितना कट रहा है। यस, आधा % CGST और आधा % SGST कटेगा।